दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग सेट नंबर 13 की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपके लिए 12 सेट कर चुके हैं और 12 सेट के बीच में हम लोग 700 से अबव क्वेश्चंस किए हुए हैं। कुछ हमने एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस आपको बता रखे थे और ये क्लास आपको रोजाना 6:30 से लगते हैं। तो ये सेट का हमारा लास्ट रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको इक्वली और बहुत ही अच्छे से मैंने सजा कर आपको दिया है। सबका मैंने पीडीएफ एक साथ कंबाइंड कर दिया हूँ और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मैं इन सभी का एक ही साथ एक मैराथन क्लास के उपरांत मैंने इसको ख़त्म करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे ये क्लास हम लोगों का लास्ट रहेगा एक दिन, यानी कि कल सैटरडे है और सैटरडे को कल छुट्टी रहेगा, यानी कि क्लास बंद रहेंगे। फिर संडे को अपने नियमित समय पे क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग चिंता ना लीजिए। कल मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आपको एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं ऑफलाइन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, यानी कि ऑनलाइन ही रहेगा लेकिन वो लाइव क्लास नहीं रहेगा। उस हिसाब से मैंने आपको प्रोवाइड करने सैटरडे को, ठीक है। और संडे से आपका लाइव क्लास फिर से सेशन कंप्लीट शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये रहेगा। कै बजे चलेगा मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा, ठीक है। मैराथन क्लास किस डेट पे रखा जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं इसको कंफर्म कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस आपको इकट्ठा कराए थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन जो हम लोगों ने कर रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। तो ओपन लैब स्टडी परिवार से जुड़ जाइएगा और जो भी अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए सभी के सभी प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि एक बार इस क्लास को जरूर शेयर कर दे और लाइक्स कर दीजिएगा, क्योंकि अटेंडेंस आप लोग नहीं बनाते तो मज़ा नहीं आता है। मैं इसका टारगेट रखता हूँ मात्र 200 लाइक्स के। तो उम्मीद और आशा रखता हूँ कि आप सभी जरूर ही सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो सब मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर का सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सा होता है? प्रबल अस्थि का मतलब होता है, प्रबल अस्थि का मतलब होता है, सब ध्यान रखिएगा, प्रबल अस्थि का मतलब होता है सबसे मजबूत अस्थि, ठीक है। और हड्डी तो जबड़ा में ही होता है, जबड़ा का। मैंने ये इस प्रकार के क्वेश्चंस का कल ही आंसर बताया था और बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया था। हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, याद रखिएगा पैर की हड्डी किस प्रकार से होती है। तो आप सभी को पता है कि पैर का हड्डी किस प्रकार से होता है। सभी आंसर करने का प्रयास कीजिए कि खोखली होती है, सांद्री होती है, ठोस होती है या किलक होती है, क्या होती है। तो आप कहिएगा सर मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। बिल्कुल खोखली होती है। क्या होता है? वो खोखली होती है, होल होती है। लेकिन एक और चीज़ याद है कि सबसे बड़ी जो हड्डी होती है ना, फीमर होती है, जो कि हमारे पैर में ही होती है। और टिबिया नामक बीमारी भी पैर में होती है। और याद रखिएगा जो पैर में जांग में हमारी हड्डी होती है, जो कि फीमर नामक की हड्डी होती है, जो कि सबसे क्या होती है, बड़ी हड्डी मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे रखा गया है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा टिबिया नामक अस्थि। आप लोग देखिए, एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, एक और चीज़ आप लोग जो आप लोग सोचिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल होंगे टांग में, ठीक है। टांग में, बहुत अच्छा। अगला देखिएगा, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा लंबी फीमर नाम की होती है, और वो कहाँ पे होती है। तो अभी आप लोग आंसर कर दिए, मेरुदंड में होता है क्या, रिग केज में, या भुजा में, या जांग में। तो आप कहिएगा सर नहीं, कुछ में नहीं होता है सर, जांग में होता है। बिल्कुल जांग में होता है। आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए सारे सिलेक्टेड, क्योंकि अब आप लोगों के लिए मैं 10th बेस पे ही क्वेश्चन देने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का सेट अब 10th बेस पे पूछा जाएगा। तो जो सिलेबस निकाला है उस सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग क्लास को करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 703 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो आप सभी को बताइएगा सर 20 दांत 2 बार विकसित हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के, मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है। अब यहाँ पे क्या करा है, अब यहाँ पे करा है पाचन का अधिकांश भाग, पाचन का अधिकांश भाग, अधिकांश ज़्यादातर मात्रा कहाँ पे जो होती है, संपन्न हो जाती है, पच जाता है। तो पेंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय, क्या कीजिएगा आंसर। तो आप कहिएगा सर छोटी आंत रहने दीजिए ना, छोटी आंत हमारा बिल्कुल सही जाता है, जहाँ पे भोजन का पाचन सर्वाधिक मात्रा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चंस का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। क्या रहे कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है। याद रखिए, जो हमारे रक्त में होते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं, जो कि सीरा के अंदर दौड़ते रहता है हमेशा। कह रहा है कि अधिकतम पोषक तत्व, ये भी नोट करना है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त के, ठीक है, कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो कहाँ से अवशोषित करते हैं, तो आप कहिएगा छोटी आंत से ही इसे भी अवशोषित करते हैं। कहाँ से? छोटी आंत से, ठीक है, छोटी आंत से। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट हमारा रहेगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। किस में क्या, कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप कहिएगा सर आप लोगों ने, हम लोगों ने बताया कि टाइलिन, ठीक है, टाइलिन नामक जो एंजाइम होते हैं लार में पाया जाता है। हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं।
अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास आवश्यकता होती है? पेट में जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसी न किसी की तो आवश्यकता होती है। तो हम किसका यूज़ करते हैं सर्वाधिक मात्रा में? तो आप कहिएगा सर एंजाइम की मात्रा अधिक होती है, जिसटाइलिन नामक एंजाइम जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी सहायता करती है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार किसकी 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 पाचन करती है? तो आप कहिएगा स्टार्च की पाचन करती है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च की पाचन करता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होता है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होता है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। बिल्कुल सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, बहुत ही सुंदर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बना होता है? बदल जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये भी नोट कर लेना है सभी को कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से जिस पदार्थ में बदल जाता है वो कौन सा पदार्थ हो जाता है? तो आप आंसर कहिएगा सर अमीनो अम्ल। कौन सा? अमीनो अम्ल हमारा सही हो जाता है। अमीनो अम्ल हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अमीनो अम्ल हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न का बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो कि मानव शरीर में ग्लाइकोजोन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? किस रूप में कर रहा है? तो ग्लाइकोजोन के रूप में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रहा है, एकत्रित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो यकृत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। यकृत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, यकृत हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्नलिखित में से यकृत के द्वारा ही पैदा किया जाता है। ठीक है, यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लगा होगा। पित्त जमा होता है, पित्त जमा होता है, पित्त जमा होता है। बाइल कभी कभी बाइल देगा ना, तो बाइल आपको हिंदी में लिख के दे देगा। ठीक है, याद रखिएगा, बाइल हिंदी में लिख कर आपको दे देगा। ठीक है, तो बाइल जो देता है जमा करते हैं, तो 713 नंबर प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा पित्ताशय में। बाइल जब भी जमा करेगा पित्ताशय में जमा होता है। पित्त पित्ताशय में ही जमा होता है। पित्त पित्ताशय, इसको नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पे लगा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पेस मेकर संबंध है किससे? पेस मेकर किससे संबंध रखता है? पेस मेकर हृदय से संबंध रखता है। पेस मेकर हृदय से संबंध रखता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन अब आपको 10th लेवल के मैं दूंगा। ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुए हैं। पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य है, पेस मेकर का कार्य है, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य होता है। दिल की धड़कन प्रारंभ करना या हृदय भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, आप सभी को बोर्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? क्या चीज? गति प्रेरक किससे संबंधित रखता है? गति प्रेरक किससे संबंधित रखता है? तो आप कहिए गति प्रेरक भी हमारा हृदय से संबंधित रखता है, क्योंकि हृदय हमेशा हमारा धड़कता रहता है और 72 बार धड़कता है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी नोट करनी है। बहुत बढ़िया। 72 बार 1 मिनट में धड़कता है और कहेगा कि 1 मिनट में कितनी बार सांस हम लोग लेते हैं? तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं। दोनों चीज़ें सभी आपको याद हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनकी भितिया पर रक्त डालने गए दबाए को रक्त दाब प्रेशर कहते हैं? अब यहाँ पे फिर से समझते हैं कि निम्नलिखित में से दिए गए किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ठीक है, तो आप आंसर कीजिएगा धमनी। धमनी, ठीक है, धमनी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि अगर एक बार हमारा हृदय धड़क रहा है, ये एक ही बार हमारा हृदय धड़क रहा है, तो कितना समय लेते हैं? 0.8 सेकंड लेते हैं। 0.8 सेकंड लेते हैं। 0.8 सेकंड लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य पर कहे या स्वस्थ मनुष्य कहे, यानी कि जो उसको कोई भी प्रकार की बीमारियां न हो, उसे क्या कहते? तो कहिएगा 72 बार लेता है। बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने कहा 72 बार लेता है। गड़बड़ा मत दीजिएगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है यहाँ पे। स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायलोस्टिक होता है। सिस्टोलिक और डायलोस्टिक होता है, तो कितना में कितना होता है? कितना में कितना होता है? तो आप कहिएगा सर ये ऐसे इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा तो हम तो आंसर कर ही देंगे। 120 mm हुआ 80 mm, 120 mm हुआ 80 mm, हमारा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी
भिन्नता होती है? कितनी भिन्नता होती है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रातः पानी प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, अलग होती है सबसे? तो आप कहिएगा सर 80 से 82, 80 से 82%। कितना? 80 से 82%। बहुत ही सुंदर। अगला सवाल आपके बोर्ड पे लगा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। सवाल कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, जो हम अब यहाँ पर रक्त में पाए जाने वाली धातु है, तो ठीक है, तो दोनों चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पे रक्त में हमारा क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लौह पाया जाता है। लौह सब सर्वाधिक मात्रा में किस में मिलता है? तो हरी सब्जियाँ में, और वो भी हरी सब्जियाँ में किस में? तो पालक जब सर्वाधिक मात्रा में खाइएगा तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें पूछे हुए हैं, ये सारी चीज़ें पूछा हुआ। अगला सवाल है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? एक्चुअली जो रक्त होते हैं ना, उसका शुद्धिकरण भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में हम अनेक तरह के खाना खाते हैं, उस पचता है, फिर जो ब्लड निकलते हैं वो सभी मिला हुआ रहता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे गैसेस भी होते हैं, तो सभी से छांट कर जो निकलता है वो शुद्ध होता है, तो किडनी के अंदर ही शुद्ध होता है। ठीक है। अगला है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे हम लोग खून को शुद्धिकरण कहाँ किए? तो किडनी में किए। अब ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? अब यहाँ पे सभी को पता है कि हमारा लाल रंग किसके कारण से होता है? तो भाई हमारे लाल हीमोग्लोबिन से कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। आप सभी को हीमोग्लोबिन की तरह पाचन लेना है और सभी को घोर के पी जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है हमारे प्यारे बंधुओं, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के परिवहन करना। ए नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, आप सभी के बोर्ड पे लगाओ कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? अब यहाँ पे ये तो जान गए कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन 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 किसका घटक है भाई? ये भी चीज़ हमें जानना जरूरी है। तो आरबीसी का घटक है, रेड ब्लड सेल्स। ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे हीमोग्लोबिन कहेगा तो आरबीसी कर दीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लगा, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो आपको ये ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हमारे साथ चलना है ताकि आप अच्छे से सीख कर पाओ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसके द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा रहा है? तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा रहा है, रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जा रहा है। तो 729 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। क्या हो जाएगा हमारा? लोहित कोशिकाएं। क्या हो जाएगा जी? लोहित कोशिकाएं। बहुत ही सुंदर, लोहित कोशिकाएं, लोहित कोशिकाएं। ठीक है, नोट कीजिएगा, लोहित कोशिकाएं। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में जो भीतर के खून, अगर खून एक प्रकार क्या होता है, खून बाहर निकलता है तो जम जाता है, सभी को पता है। लेकिन हमारे बॉडी में जब खून दौड़ रहा है तो वो क्यों नहीं जमता? तो वो हेपेरिन नामक एक प्रकार की होती है, उन्हीं के कारण से, हेपेरिन के कारण से ही हमारा ब्लड नहीं जमता है, और हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? देखिए क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप ही को बैठना है, किसी और को नहीं बैठना है, तो ट्राई और कोशिश आप ही को करना है। यहाँ पे आपको कोशिश आप ही को करना है, क्वेश्चंस भी आपको करना है। मेरे साथ चलना है 30 से 35 मिनट और आपका कंप्लीट मैं करा दूंगा। रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो 731 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, लिम्फोसाइट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो आपका ये अस्थि मज्जा के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर हमारा डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, अस्थि मज्जा के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अब कौन से शब्द का प्रयोग किया? तो जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आप कहिएगा सर ऐसा प्रश्न इतना इजी पूछेगा तो लैमार्क तथा टेरिवेनस ने किया। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं कहा रहा है कि किसने खोज किया, सर्वप्रथम उस शब्द का यूज किसने किया कि बायोलॉजी जीव विज्ञान है, तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। खोज करता तो और उसको कर देते। जीव विज्ञान के जनक जिसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं? अब यहाँ पे कीजिएगा, अब यहाँ पे जीव विज्ञान का जनक सभी को पता है कि हम लैमार्क को करेंगे, लैमार्क को करेंगे।
नहीं, अरस्तू को करेंगे। किसको? अरस्तू को करेंगे। बहुत ही सुंदर। देखिए ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चंस मैंने जो लेकर आया वो क्वेश्चंस को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आप सभी को पता है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक हम कहते हैं, लेकिन हिपोक्रेटस को कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा का? नहीं गड़बड़ाएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर कीजिए। बॉटनी। बॉटनी बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बॉटनी बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो यहाँ पे आप आंसर कर दीजिएगा। सर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ग्रीक कर नहीं देंगे? बिल्कुल कर देंगे, क्या नहीं करेंगे, ग्रीक से आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में 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 शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण के अंदर अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है? तो आप कहिएगा पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर, अति उत्तम। अगला प्रश्न है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध, डेंड्रोलॉजी का संबंध बताना है। डेंड्रोलॉजी का संबंध बताइए। डेंड्रोलॉजी का संबंध ध्यान दीजिएगा झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन से। अब यहाँ पे पुष्पों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन आपको रखे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। क्या हो जाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहला जाता है। फलों का आंसर फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एंथोलॉजी आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का करने का प्रयास कीजिए कि जीवो एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीवो एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है? जीव विज्ञान की शाखा हम कहेंगे पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। सही है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है। 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 742 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप सभी के बोर्ड पे लगा हुआ है कि बीजों का अध्ययन। ठीक है। अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घासों का अध्ययन को एग्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सी नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपके जितने भी सेट के लिए क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार किया था वो सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अगर कोई डाउट, कोई समस्या, कोई अगर इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स एनीवे खुला रहता है सभी का। ओपन लैब स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब का हमेशा मिलता रहे। शेयर नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े वहाँ पर शेयर कर दे। और आप अटेंडेंस नहीं बनाए तो लाइक करके अटेंडेंस बना दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत होता है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको क्लास समझ में नहीं आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। मतलब गुड बाय, सब लोग जय हिंद सभी साथियों को।